ठीक है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। हमारा अगला टॉपिक है रियोस्टैट। ओके, तो रियोस्टैट देखो ये दिखाई ऐसे पड़ता कुछ, ये देख रहे हो? अच्छा, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है सर्किट में? इतना बड़ा सा डिवाइस होता है, समझ आ रहा है? जो लैब में आप यूज करोगे ये वाला रियोस्टैट, प्रैक्टिकली जो यूज होता है वो छोटे छोटे होते हैं, समझ आ रहा है? इसका एक सब्सटीट्यूट भी होता है पोटेंशियोमीटर, समझ आ रहा है? जो आपके हाई फाइडेलिटी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ऑडियो विजुअल वाले, जैसे टीवी हो गया, एम्पलीफायर हो गया, उसके अंदर वॉल्यूम कंट्रोल, वॉल्यूम यानी क्या होता है? आवाज है ना, वो वाला वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर वो वॉल्यूम बात नहीं कर रहा हूँ, साउंड की बात कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम कंट्रोल आप करते हैं ना ऐसे कम ज़्यादा, ठीक है? तो उसके अंदर क्या होता है, यही होता है, लेकिन वो उसका कन्वर्जन होता है एक पोटेंशियोमीटर जो कि रियोस्टैट की तरह ही काम करता है, समझ आ रहा है? तो आ जाइए, क्या क्या काम करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर कौन से टर्मिनल क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ना रियोस्टैट एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। कितना? 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसके बेस पर, यहाँ पर आपको एक वायर कनेक्ट करने का दिखाई देगा, स्क्रू, इसको खोलोगे वायर फंसा के उसको टाइट करना होता है, ठीक है? थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको। ये रियोस्टैट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। क्या है ये? 3 टर्मिनल डिवाइस। इसका एक टर्मिनल यहां रहता है इस एंड पर, एक उधर रहता है, और इसके ऊपर क्या होता है? तो ये कितना टर्मिनल डिवाइस है बच्चों? ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। टर्मिनल आप ए बोल सकते हो, 1 बोल सकते हो, 2 बोल सकते हो, और एक टर्मिनल ये ऊपर रॉड होता है बच्चों, जिसके ऊपर आप ये देख रहे हो ना, ये स्लाइड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? स्लाइड कर सकते हो। तो एक जो कनेक्शन है या तो इस एंड पर होता है या तो उस एंड पर होता है। तो कोई भी ये जो रॉड है ना, इसके एक एंड पर ये मेरा तीसरा टर्मिनल होगा। अंडरस्टूड? तो टोटल कितने टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं? 3। एक नीचे बेस पर यहां दिखाई देगा, यहां दिखाई देगा, और एक ऊपर जो स्लाइडिंग बार है, ठीक है, जहां पर आप स्लाइड कर सकते हो, वो वाले बार पे एक जो है आपको, ठीक है, तीसरा टर्मिनल हो जाएगा। अच्छा, हम लोग सर्किट में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? या तो हम लोग क्या करते हैं, 2 टर्मिनल इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। सिर्फ अगर मैंने ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल इस्तेमाल किया, ये वाला छोड़ दिया, तो इसको हम लोग यूज करेंगे एज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। कैसे यूज करेंगे? करंट कंट्रोल डिवाइस इस्तेमाल करेंगे, समझ आ रहा है? अगर हम लोग ये तीनों टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं, तीनों टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर के लिए, मतलब वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? अगर मैं सिर्फ एक ये टर्मिनल और एक ऊपर स्लाइडिंग वाला यूज करता हूँ, अपोजिट वाला छोड़ देता हूँ, समझ आ रहा है? तो ये क्या करेगा? करंट को कंट्रोल करेगा या रेजिस्टेंस चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करेगा। अगर मैं तीनों टर्मिनल इस्तेमाल करता हूं तो इट विल एक्ट एज वोल्टेज डिवाइडर। ये कैसे काम करेगा? वोल्टेज डिवाइड करने के लिए एज अ रेगुलेटर भी इस्तेमाल होगा। तो आप लोग पहले देखो एक बड़ा सा रेगुलेटर देखते थे, मालूम है? घर बोर्ड के बाजू में एक बड़ा सा रेगुलेटर होता था, फैन वाला, फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, समझ आ रहा है? तो उसमें क्या होता था? यही होता था। अभी छोटे वाले आ गए ना, तो वो पोटेंशियोमीटर अभी, अभी जो है ना, जो आप यूज करते हो ना, बहुत छोटा सा कन्वर्ट हो चुका है वो, उसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, समझ रहा? जो इसी के मैकेनिज्म पे काम करता है। अंडरस्टूड? ओके। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर क्या होता है, इसके ऊपर ऐसे बहुत सारा ऐसा तार लपेटा होता है, ऐसे ऐसे, और फिर दूसरा एंड इधर पे कनेक्टेड होता है, और ये वाला एंड इधर कनेक्टेड होता है, समझे? अभी देखो, अगर मैंने सर्किट में, मान लो मेरे पास एक बैटरी लगा दिया मैंने, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये वाला इधर लगा दिया, तो आप मुझे बताओ करंट कैसे जाएगा? यहां से जाएगा, पॉजिटिव से ऐसे जाएगा, ये बहुत गोल 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 घूमेगा। अब सुनो, ये वाला जो तार है ना, ये इससे कनेक्टेड है। अब देखो, यहां से हमने ये वाला कोई कनेक्ट किया क्या? नहीं, ये वाला कनेक्शन नहीं किया। तो करंट जो है ना, यहां से फ्लो करता हुआ गोल 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 घूमेगा, और उसके बाद क्या यहां आएगा? नहीं, क्योंकि यहां से कोई कनेक्शन ही नहीं है, जाने का रास्ता ही नहीं है। तो ये किधर कनेक्ट होगा? ये ऊपर देख रहे हो, ये ऊपर ऐसे टच होता है। जैसे एक बॉटल है, किसके पास बॉटल लो, ये वाली बॉटल लो, ओके, ये ऐसा सिलेंडर शेप होता है, और इसके ऊपर जो है ना, ये स्लाइडिंग जो कर रहे हैं ना आप, वो ऐसे टच होता है, ऐसे, इसको ऐसे ऐसे स्लाइड कर सकते हो आप। तो जहां से ये टच होगा, वहां से करंट क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा।
तो ये यहां से करंट आने के बाद मैं दूसरे कलर से बताता हूँ कि करंट यहां से, ठीक है, ऐसे 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 गोल गोल घूमेगा और उसके बाद यहां से किधर चला जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे एक चीज बताना, अगर मैं इसको स्लाइड करके और आगे कर दूं तो करंट को और चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा इसके अंदर कॉइल रास्ते में आएगा मतलब उतना ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, उसको क्या फेस करना पड़ेगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? और रेजिस्टेंस, यहां पर जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको स्लाइड करके अगर आगे कर दूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस कम तो रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट। किसके किसके फ्लो में रुकावट होगी, हाँ, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के, मतलब बेसिकली करंट के। तो करंट को अपोज करता है। अगर रेजिस्टेंस आप कम कर दोगे तो करंट को बढ़ा दोगे। तो बेसिकली रेजिस्टेंस आप कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से करंट कम ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो, कुछ आई बात समझ में? तो ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है। क्या है ये ऐसा रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आप क्या कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। अंडरस्टूड? अच्छा, रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हो तो करंट को भी कम ज्यादा कर सकते हो, बराबर। ठीक है, और कब इसको एज अ करंट कंट्रोल यूज करना है आपको मालूम है, जब दो टर्मिनल इस्तेमाल करूंगा तो ये करंट कंट्रोल करेगा, जब तीनों टर्मिनल इस्तेमाल करूंगा तो बराबर, तो ये वोल्टेज डिवाइड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, वोल्टेज डिवाइडर यूज होगा। अंडरस्टूड? इतनी कहानी समझ में आ गई? ठीक है, हमारे पास बहुत सारे हाई फाई इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हाई फाई बोले तो हाई फाइडिलिटी, हाई फाइडिलिटी को शॉर्ट में हाई फाई, मतलब ऑडियो विजुअल वाले इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपकी टीवी हो गई, समझ आ रहा है, आपका एम्पलीफायर हो गया जिसमें गाना बजाना आप करते हैं, बराबर है। तो उसमें एक क्या नाम है, बटन होता है जिसको आप ऐसे ऐसे करके वॉल्यूम कम ज्यादा करते हो, वो क्या होता है, वो रियोस्टैट ही होता है। रियोस्टैट का ही एप्लीकेशन है। क्या है वो, रियोस्टैट का एप्लीकेशन। अब दिखता कैसे समझ में आ गया? एग्जैक्टली ये तो क्या नाम है, ड्रॉ किया हुआ है। एग्जैक्टली कैसे दिखता है अगर आपको देखना है तो लैब में देखो, आप जब जाओगे ना तो इसका एक्चुअल पिक्चर देख लीजिए आप। और इसके ऊपर जो जो पॉइंट बता रहा हूँ शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, हाँ, रियोस्टैट के बारे में, तो इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, अभी उससे बेहतर दिख रहा है ना, ये देखो। अभी देखो, आपको ये टर्मिनल बराबर दिख रहे होंगे, जहां पर आपको स्क्रू, ये प्लास्टिक के रहते हैं, उसके ऊपर टाइट करने के लिए बेसिकली खोलो और वायर फंसाओ, टाइट कर दो, ऐसे। समझ आ रहा है? और एक जो है यहाँ रहता है, ये देखो स्लाइड करता है ऐसे ऊपर। अबे तीन है ना, ये क्या है, यहाँ पर आप स्क्रू खोल के वायर कनेक्ट करने का, समझ आ रहा है? और यहाँ पर एक और ये दो, समझ आ रहा है? चलो, क्या कहते हैं इसको, याद रखिए। समटाइम वाइवा वगैरह में सिर्फ आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम भी पूछा जाता है, रियोस्टैट, नाम याद रहेगा? ओके, अभी आगे करते हैं। हमको तो ये राह चलाती, अपनी राह बनाता, रास्ते में चलता था वो। ओके, तो अब इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं।
पॉइंट मार्क भी कर लेंगे। रियोस्टैट क्या है, शोन इन द फिगर बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ये। और रियोस्टैट इज एन एडजस्टेबल रजिस्टर। एडजस्टेबल रजिस्टर क्यों बोल रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, वेरिएबल रजिस्टर भी बोल सकते हो। यूज्ड इन एप्लीकेशन दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सुनो बात को, इसको इस्तेमाल हम लोग वहां करेंगे जहां ऐसी सर्किट जहां पर मुझे करंट को कम ज्यादा करना पड़ता है या रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ता है, कम ज्यादा करना पड़ता है, वहां हम लोग इसका इस्तेमाल किया करते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, कहां इस्तेमाल किया जाएगा, ये एक एडजस्टेबल रजिस्टर है, ठीक है। कहां यूज किया जाएगा, कहां अप्लाई किया जाएगा, कहां पर इसका एप्लीकेशन होगा, वेयर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज इन करंट और रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है। अच्छा आगे, द रियोस्टैट कैन बी, रिमोट किधर है बताओ जरा, कौन से मोड पे है, हाँ मोड सही नहीं है इसका, अभी बराबर। द रियोस्टैट कैन बी यूज टू एडजस्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, देखो मैंने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस एडजस्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो कैन बी यूज फॉर टू एडजस्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द सर्किट। और मान लो अगर मैं कहीं पर लाइट वाले इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है, जहां पर लाइट का ब्राइटनेस मुझे क्या करना है, कम ज्यादा करना है, उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा करना है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। समझ आ रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, मतलब ये मान लो लाइट है, इसके क्रॉस में मैंने वोल्टेज अप्लाई किया है, अगर ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया तो ये ज्यादा ब्राइट होगी, यानी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मैं कम वोल्टेज दे दूं, जैसे वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं वैसे ये वहां पर यूज करेगा क्या, इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी कंट्रोल करेगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो चेंज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर्स, जैसे मैंने आपको बताया फैन, समझ में आ रहा है। अब फैन में रेगुलेटर लगता है, रेगुलेटर में आप उसको कम ज्यादा कर दो तो एक्चुअल में वोल्टेज कम दोगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेसिकली हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। मोटर में स्पीड कंट्रोल के लिए, लाइट में लाइट की ब्राइटनेस इंटेंसिटी कम ज्यादा करने के लिए। अंडरस्टूड, एटसेट्रा। इट्स रेजिस्टिव एलिमेंट कैन बी, अच्छा ये इतना हो गया हमारा, 2 पॉइंट हो गए यहाँ पर, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड पॉइंट। अच्छा अब सुनो, इस दो टर्मिनल के बीच में आपने तार देखा जो कि ऐसे लपेटा हुआ है ना। अब ये जो तार है, हो सकता है ये तार हो सकता है बीच में लिक्विड भी हो, डिपेंड करता है कि कौन सा इसका एप्लीकेशन कैसा है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के आते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर कार्बन का वायर होता है। कौन सा होता है, कार्बन का। अच्छा, इट्स रेजिस्टिव एलिमेंट, मतलब जो रेजिस्ट करता है वो एलिमेंट कौन होता है, कैन बी, मेटल का वायर हो सकता है, रिबन हो सकती है, मेटल की रिबन रहेगी, हाँ अंडरस्टूड। मेटल का या कार्बन का रहेगा, नॉन मेटल में कार्बन का हो सकता है। क्या होना चाहिए, लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। रिबन बोले तो अपना बाल वाला रिबन नहीं लगाते, समझ आ रहा है, ओके। उसके बाद कार्बन की लेयर हो सकती है, कार्बन की फिल्म हो सकती है, फिल्म यानी थिन लेयर को बोलते हैं फिल्म, ठीक है, वो फिल्म नहीं जो आप देखते हो पर्दे पे, ओके। और कोई लिक्विड हो सकता है बीच में, क्या हो सकता है, लिक्विड, लेकिन कैसा लिक्विड होना चाहिए, कंडक्टिंग लिक्विड। तो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, कंडक्टिंग लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सके, कंडक्ट हो सके। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन, मतलब उसका क्या एप्लीकेशन है उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। वायर हो सकता है, ठीक है, रिबन हो सकता है, कार्बन की फिल्म हो सकती है, कंडक्टिंग लिक्विड हो सकता है, एप्लीकेशन के बेस पर इनमें से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और ये हाईफाई मतलब क्या बोला मैंने, ये हाईफाई एक्चुअल में क्या है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, हाई, ठीक है, फेडिलिटी होता है, फेडी, एक मिनट, हाँ स्पेलिंग जरा इसका चेक कर लेता हूं मैं, फाइडिलिटी है, फेडिलिटी है, जरा से, फाइडेलिटी, फाइडेलिटी, ये फाइडिलिटी,
हाई फाइडेलिटी इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? जो साउंड के इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके, स्पीकर हो गया बड़े बड़े, है ना, उसमें एक वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए बटन होता है। ये देखो क्या बोल रहा है, हाई फाइडेलिटी इक्विपमेंट रियोस्टैट आर यूज्ड फॉर वॉल्यूम कंट्रोल। क्या कंट्रोल करने के लिए? वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। अंडरस्टूड? क्या कर रहा है तू, क्या लिख रहा है? टेक्स्ट बुक किधर है तेरी? सर फोड़ दूंगा तेरा मैं। बुक लेकर आने का ना, सब चीजें पॉइंट बना के लिखने का। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट हो गए अपने। कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। 2 मार्क के लिए आपको आ सकता है ना? ठीक है, डायग्राम भी ध्यान रखो उसका। क्या क्या होता है इसके अंदर? ये वाला कॉइल होता है, ये क्या है? टर्मिनल ए बी और ये सी। और ये क्या होता है? ये जो स्लाइड कर सकते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। खत्म हो गया। डायग्राम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपने लोअर क्लास में इसको कर चुके, रेजिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टर्स इन पैरेलल। किया हुआ नहीं किया हुआ है? अच्छा, इसको ना, इसका आपको 3-3 मार्क्स का सवाल आपको पूछा जाएगा फॉर्मूला डिराइव करने का। समझ आ रहा है? ओके, तो मैं यहां पर आपको इसका पूरा डेरिवेशन करवा दे रहा हूं। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग मार्क नहीं करा रहा, उसको लिखवा रहा हूं, तो उसको जरा आप लिखिएगा। ए सुबह हो गई मामू, इधर आ, इधर बैठ। ये बॉटल किसकी है? कितना बज रहा है? कितना बज रहा है? हाँ, जल्दी आने का ना। मुंह भी नहीं धोया रे तू? सिर्फ मुंह ही धोया है। जल्दी आया कर जरा। हाँ, वैसे भी लेट ज्वाइन ही है तू, हर चीज में पीछे रह जाएगा फिर। ए सुनो, अभी हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स चल रहा है। इसके अंदर पहला करने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या करने जा रहे हैं? हमको तो ये राह चला। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूं, उसमें 2 ही रजिस्टर इस्तेमाल किए गए। ए बात बिल्कुल भी नहीं। लिखना शुरू करो। हवा साथ वो ठीक है, सुनो। ये पहले कहानी समझ लो। ये डायग्राम की कहानी अगर आपको समझ में आए, डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है पहले इसको समझ लो। अच्छा, अभी आप लोग ने रजिस्टर के बारे में ये याद है, कलर कोडिंग किया था ना, कलर बैंड्स, याद आ रहा है? इसी को, ये रियल में ऐसा दिखता है, लेकिन सर्किट में इसको कैसे बनाया जाता है? जिगजैग से। याद रहेगा? तो मैंने यहां पर जो रेजिस्टर लगाया ये एक्चुअल में इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो जो सर्किटल सिंबल है वो ये है। अंडरस्टूड? जैसे बैटरी का सर्किट सिंबल एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन बनाते हो ना, बैटरी असल में ऐसा थोड़ी दिखता है, तो सर्किट का कुछ सिंबल होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आपने रेजिस्टर 1 लगाया हुआ है, यहां पर रेजिस्टर 2 लगाया हुआ है। दोनों कैसे लगे हैं, इनका कॉम्बिनेशन कैसा है,
सीरीज है, एक के बाद एक लगा हुआ है तो क्या होता है, सीरीज होता है बच्चों। अगर मैंने किसी की आवाज निकले मैं आके पीटूंगा डायरेक्ट, बोलना मत कि मैं बात नहीं किया ना। ठीक है, तो क्या कह रहा था, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है बताओ। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, नहीं आ रही बात समझ में। अच्छा, वैसे तो आपको अभी समझ में आ गया ये चीज़ है, लेकिन जब हम लोग बहुत सारे सर्किट वाले क्वेश्चन करते हैं ना, तब उसमें समझ आ रहा है। अब ये दोनों रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है बताओ। हाँ, सीरीज में, इसको अगर ऐसे खींच दिया तो ये ऐसे आ जाएगा। हाँ, चालू तो है, सही है, बराबर है। कैसा है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन ही है, ये इसको ऐसे खींच दो ना, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने के लिए आपको क्या देखना है, पैरेलल के लिए क्या देखना है, इसका इनिशियल और फाइनल, और इसका इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट क्या होना चाहिए, एक दूसरे से मिला होना चाहिए, तब जाके इसको क्या बोलेंगे अपन। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के सामने दिखाई दे रहा है तो बोले पैरेलल है। तो दोनों के जो एंड है वो मिलने चाहिए एक दूसरे से, दोनों के एंड, तब जाके अपन बोलेंगे कि वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अंडरस्टूड। अच्छा, अब सुनो, आप क्या क्या बातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जब हमने इससे बैटरी लगाया, एक बैटरी जिसका वोल्टेज कितना है, V, बैटरी है जिसका वोल्टेज V, अभी नंबर की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, सिंबॉलिकली 5 वोल्ट हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है, 12 वोल्ट हो सकता है, V वोल्ट है, कितना वोल्ट है। अच्छा, आपने जैसे ही इस बैटरी से इस रेजिस्टर को कनेक्ट किया सीरीज में, तो करंट पॉजिटिव से फ्लो करना शुरू करेगा, और यहां से जैसे ही आएगा ये पहला स्पीड ब्रेकर मिलेगा, समझ आ रहा है, उसके बाद बाहर निकलेगा तो करंट तो वही रहने वाला है ना। अभी मान लो आप साइकिल से जा रहे हो, रात पहला स्पीड ब्रेकर आया, ठीक है, तो जैसे ही स्पीड ब्रेकर क्रॉस करते हो तो ये साइकिल स्कूटर में बदल जाती है क्या, वही रहती है ना, नहीं आ रही बात। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टर से पास होकर करंट निकलेगा तो वो वही रहेगा। मान लो अगर ये 1 एम्पियर है तो ये कितना रहेगा, 1 एम्पियर ही रहेगा, फिर यहां से जाएगा बराबर, तो आई निकला, यानी दोनों रेजिस्टर से क्या सेम है, करंट सेम है। नहीं आई बात समझ में। अच्छा, अब सुनो, ये दोनों रेजिस्टर की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। इसका रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, 20 ओम है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पता होगा दो पॉइंट के बीच का, ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट है, समझ आ रहा है। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मुझे। तो याद रखिएगा, जब भी आई किससे मिलता है, आर से मिलता है, तो वी बनाता है, क्या बनाता है, कौन से लॉ से, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आप मुझे बताओ, ये आई आया किससे मिला, R1 से मिला, तो I इंटू R1 क्या हो जाएगा, V1। तो आपका V1 क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या, I R1। अच्छा, वही I किससे मिलेगा, तो यहां पर V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R2। अच्छा, दोनों में I सेम जा रहा है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होगा। वोल्टेज क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस अलग है तो वोल्टेज भी अलग होगा, रेजिस्टेंस अगर सेम हो गया तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, दोनों के क्रॉस में सेम हो जाएगा। कुछ आई बात समझ में। अच्छा, अब सुनो, आपने फॉर एग्जांपल यहां पर 10 वोल्ट दिया, कितना वोल्ट दिया, अब अगर आपने दो रेजिस्टर लगाया है तो ये 10 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड होगा, जरूरी नहीं 5-5, दोनों रेजिस्टेंस बराबर रहेगा तो 5-5 डिवाइड होगा। इधर पे रेजिस्टेंस कम है तो कम वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर 10 वोल्ट देते हो तो इधर फॉर एग्जांपल अगर 4 हो रहा है तो यहाँ 6 हो रहा है, तो 4 और 6 कितना होगा,
इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है कि जितना वोल्टेज मैं दूंगा वो दो हिस्सों में बटेगा, यानी V1 और, तो क्या V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा? हाँ, तो ये आपको ये बात ध्यान रखनी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर से पास होने वाला करंट सेम होता है, करंट नहीं बदलता है। कौन डिफरेंट होगा? अगर रेजिस्टेंस अलग होगा दोनों का, तो दोनों के क्रॉस में क्या अलग होता है? वोल्टेज। और जितना वोल्टेज दोगे वो इंडिविजुअल वोल्टेज के सम के बराबर होगा। मतलब V इज इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस। तो अगर ये इक्वेशन आपको पता है जितना भी मैं डायग्राम, तो आपके लिए डेरिवेशन बहुत आसान होने वाला है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR आना चाहिए आपको। V इज इक्वल टू बोलो IR। अच्छा, अब मैं आपको यहां पर कंसिडरेशन वगैरह बताता हूं क्या लिखना है। ये हमने कितने रेजिस्टर कनेक्ट किए हुए हैं? 2। कैसे कनेक्ट किए हुए हैं? अच्छा, उसको और किससे कनेक्ट किया है? बैटरी से, जिसका वोल्टेज क्या है? V वोल्ट बोलेंगे। अभी नंबर थोड़ी, डेरिवेशन में आप नंबर थोड़ी लोगे। चलो कंसीडर करते हैं। कंसीडर 2 रेजिस्टर्स R1 एंड R2। कैसे कनेक्ट किया है? कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, विथ, ठीक है, बैटरी को जो है ना बच्चों, दोनों स्पेलिंग सही होता है, BATT लिखा है तभी भी सही है, BE या सेल लिख दो, चलो कंफ्यूजन ही नहीं रहे। विथ सेल ऑफ, ठीक है, V वोल्टेज ऐसे बोल सकते हैं, या ऑफ EMF ऑफ V वोल्टेज लिख देता हूं। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये पहले वाले में ओम्स लॉ लगा के बताओ, क्या V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? IR1। सही है, ओके। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दीजिए? 2 बोल दीजिए। चलो, अच्छा, रेजिस्टर कैसे कनेक्ट किए हुए हैं? सीरीज में। सीरीज में करंट सेम होता है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर विल बी सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ओके, आप डायरेक्टली बोल दो फ्रॉम द सर्किट। सर्किट से हमको पता चलता है कि टोटल वोल्टेज जो है वो, टोटल वोल्टेज, वोल्टेज डिफरेंट होता है ना ये वाले केस में, V इज इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2। इतनी बात समझ में आ गई? और एक काम करो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये लिखा, ठीक है, V1 V1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? IR1। सही है। V2 की जगह क्या लिख सकता हूं? IR2। आपको पता है V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इक्विवेलेंट। अगर आपके पास ये, सुनो बात को, इन दोनों हटाकर अगर इनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेकर आ जाऊं, इक्विवेलेंट इसको क्या बोलूंगा मैं? RS बोलूंगा। क्यों बोलूंगा RS? नहीं नहीं, सम की बात ही नहीं है यहां पर, अभी सम ऐसे बात नहीं करेंगे अपन। सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो RS कौन है? एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो इन दोनों की जगह पे आ सकता है, एक ही रेजिस्टेंस इन दोनों की जगह पर, और वो किसके बराबर होगा वो अपन डिराइव करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं इन दोनों को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना चाहूं,
तो वो उसके बराबर होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इसकी जगह पर कौन आ गया, एक RS। अगर इसमें से I करंट जा रहा है RS से, I इंटू RS, तो वो किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, क्योंकि अगर एक ही रेजिस्टेंस लगा रहे हो तो टोटल वोल्टेज डायरेक्टली उधर उधर पे ड्रॉप हो जाएगा ना, 10 वोल्ट पूरा पूरा उसके अक्रॉस में ड्रॉप होगा। दो लगाते हैं तो 4 6 हो सकता है, 3 7 हो सकता है, 2 8 हो सकता है, 1 9 हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, टोटल लेकिन 10 होगा। अंडरस्टूड। ओके, तो अभी एक ही लगाए तो यहां पर जितना वोल्टेज है वो पूरा हो जाएगा, यानी अकॉर्डिंग टू दिस आपका V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ये समझाने के लिए मैंने बनाया, ये जरूरत नहीं है बनाने की, सिंस करके डायरेक्टली यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, फॉर इक्विवेलेंट सर्किट, पूरा ड्रॉ कर लो आप समझने के लिए, सिंस V इज इक्वल टू I, तो V की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं बच्चों, I इंटू RS। अच्छा, राइट साइड में कॉमन क्या है बच्चों, बोलो, I से I क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बन के आया, RS इज इक्वल टू, हाँ अब जो है वो सीरीज वाले कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, हमको ऐसा पता चल गया। डायरेक्ट आप ऐसे नहीं सोच सकते कि प्लस होगा, समझ आ रहा है, वो तो डिराइव करना है अपने को। तो RS कौन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, इसलिए S मतलब सीरीज है, यहां पर S मतलब सम नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं 3 रेजिस्टेंस लगाता, 3 रेजिस्टर्स लगाता, तो फॉर्मूला क्या बनता, प्लस R3 आ जाता, 4 लगता तो प्लस R4 भी आ जाता। अच्छा, अगर ऐसे N रेजिस्टर्स लगा देते, फॉर N, देयरफॉर करके लिख देना, फॉर N रेजिस्टर्स इन सीरीज, आपका RS का फॉर्मूला होता R1 प्लस R2 प्लस, ठीक है, एक काम कर, प्लस डॉट 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 प्लस RN, खत्म। आई होप समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, ये देखो, यहां से करंट आई चला, अब जैसे ही इस पॉइंट पर आएगा, इसके पास कितने रास्ते होंगे, बोलो, है ना। तो ये जो I है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, जो ऊपर से जाएगा वो I1, जो नीचे से जाएगा वो, बेसिकली ऐसे बोल रहा हूँ, जो R1 से जा रहा है वो I1 दे देता हूं नाम। तो बेसिकली यहां पर अगर करंट को कितने रास्ते मिल रहे हैं, 2 रास्ते, समझ आ रहा है। वो देखा है तुम लोग ने, क्या नाम है, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, ये दोस्ती, वो एक स्कूटर पे जा रहे होते हैं, समझ आ रहा है, और बीच में से अलग हो जाता है ऐसा, तो वो सेम कहानी है, यहां से वो दोनों गाते चल रहे हैं, आगे 2 रास्ता हो गया यहाँ पर, तो एक यहाँ से बराबर है, तो यहाँ से धर्मेंद्र चल रहा है, यहाँ पर अमिताभ, और आप पता है आगे चल के वापस मिल जाते हैं हम लोग, नहीं, ओके, तो दोनों आगे चल के यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर मिलकर वापस से क्या बन जाएगा, आई बन के वापस घर को लौटेंगे, समझे। ओके, तो बेसिकली आप ये कहानी समझ में आ गई। तो करंट को अगर क्या होगा, 2 रास्ता मिलेगा तो वो डिवाइड हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस। अगर यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम जाएगा, अगर यहां पर रेजिस्टेंस कम है तो यहां से करंट ज्यादा, तो जहां पर रेजिस्टेंस कम वहां से करंट ज्यादा,
और जहां पर रेजिस्टेंस कम वहां पर जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पर करंट कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके। लेकिन आगे चल के दोनों वापस से I1 और I2 मिलेंगे। तो बेसिकली क्या मैं यहां पर एक इक्वेशन बना सकता हूं, I इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं, I1 प्लस I2, बोलो। तो यहां पर हमको ये बात समझ में आ रही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सेम नहीं होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सेम, ये बात समझ में आ गई। तो क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है। कैसे? सुनो, सुनेंगे बच्चों। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस आपका ज्यादा है तो करंट क्या हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कम इंटू ज्यादा, ज्यादा इंटू कम। फॉर एग्जाम्पल ये 2 है, ये 3 है, 2 3 जा 6, ये 3 और ये 2, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा दोनों, और आई इंटू आर क्या होता है, वी होता है। तो दोनों के क्रॉस का क्या सेम रहेगा, वी सेम रहेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है। अच्छा, ये दोनों का इनिशियल और फाइनल पॉइंट बैटरी से कनेक्टेड जिसका वोल्टेज भी है, तो इसका मतलब ये इसके सामने डायरेक्ट है ना, तो V वोल्टेज अगर मान लो 10 वोल्ट है तो इसके इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट होगा और इसके क्रॉस भी कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। अंडरस्टूड? तो दोनों का क्या सेम है आपकी बार, वोल्टेज सेम है। क्या डिफरेंट हो गया, करंट से करंट डिफरेंट हो गया। ऐसा होगा नहीं ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नंबर ऐसी होगा कि इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेम आएगा। मान लो बैटरी 6 वोल्ट है तो ये केस में 2 3 और 3 2 वाला कॉम्बिनेशन या कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है जिससे नंबर क्या होगा, 6 वोल्ट ही आएगा। अगर ये 10 है तो इनका मल्टीप्लिकेशन 10 ही आएगा। अंडरस्टूड? ओके। तो एक चीज आपको जो है ना यहां पर सॉल्व करने के लिए लगेगी, वो क्या है, वो क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंट होता है और क्या सेम होता है। V सेम रहता है और करंट क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। समझ आ रहा है? अच्छा, पहला पॉइंट वैसे ही होगा, कंसीडर 2 रेजिस्टर्स R1 एंड R2। कैसे कनेक्ट करते हैं इसको, कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, या पैरेलल सिर्फ लिख देंगे तो चल। अच्छा, बैटरी को जो है ना सीरीज में बोला जाता है, हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सेल ऑफ वोल्टेज V। मैंने वहां पर ऐसे लिखा है ना विद द सेल, तो वहां पर कभी मीनिंग आप गलत भी समझ सकते हो। वहां सीरीज है तो चल जाएगा, यहां पर इन दोनों पैरेलल लेकिन बैटरी इसके सीरीज में ही है। बैटरी कैसा है, इसके सीरीज में ही है। तो एंड सेल ऑफ वोल्टेज V इन, ठीक है, बस इतना लिख दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हम लोग ने उधर पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बोला था, बराबर है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा क्या कह रहा हूं। ये I1 किससे मिलेगा, R1 से मिलेगा। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। तो यहां पर आपका V कितना बनेगा, I1 R1। क्या मैंने इसको V1 बोला हूं, V बोला हूं मैंने, क्यों, क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा जो कि V होगा। अच्छा, ये I2 R2 से मिलेगा तो ये भी क्या होगा, V इज इक्वल टू, अब की बार ये दोनों अलग है लेकिन इनका मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये बैटरी के क्रॉस है तो बैटरी का वोल्टेज और ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो, और कोई रेजिस्टेंस सीरीज वगैरह में नहीं आना चाहिए, तो ये बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मुझे मिला है V इज इक्वल टू I1 R1 सॉरी, और V इज इक्वल टू क्या मिला, I2 R2। क्या आप मुझे यहां से I1 का फॉर्मूला बना के बता सकते हो, V इज इक्वल टू I1 R1 है, I1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, रीअरेंजमेंट करना है सिर्फ, R1 इधर चला जाएगा, V अपॉन R1, तो I1 का फॉर्मूला बनेगा V अपॉन R1, इसको आप नंबर 1 दे दीजिए। और I2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, V अपॉन R2, इसको आप नंबर, मतलब आपको इसको नंबर 1 2 नहीं देना है आपकी बार,
क्योंकि आगे चल के मुझे I1 और I2 चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? मुझे V नहीं चाहिए, मुझे I1 और I2 आगे चल के जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने I1 और I2 का इक्वेशन बनाया। इससे पहले वाले में इसी को मैंने नंबर दे दिया था 1 2, क्योंकि ये V1 था और ये कौन था, और आगे चल के मुझे V1 और V2 इस्तेमाल करना था, इसलिए उसको 1 2 बोल दिया। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि दोनों में क्या चेंजेस आपको करना है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा। अच्छा, फ्रॉम दी सर्किट, ये सर्किट से आपको क्या समझ में आ रहा है? अब की बार कौन है यहां पर सेम? लात मारूंगा सीधा घर पहुंचेगा, अभी खाया है ना। फ्रॉम दी सर्किट बताओ जल्दी से, आई किसके बराबर है यहां पर? जैसे वहां पर लिखा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यहां ऐसा होता है क्या? यहाँ तो सेम सेम वोल्टेज है ना दोनों के क्रॉस में, तो यहां पर I इज इक्वल टू क्या होगा? हाँ बोलो। हेलो, तो कुछ भी नहीं खुला है वहां पर, चाबी ये वाली है शायद, देख लेना यही वाली चाबी वैसे। ठीक है, सुनेंगे बच्चों। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, वहां पर हमने बात किया था V इज इक्वल टू V1 प्लस। अच्छा, I1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं बताओ अभी? बराबर है इसकी जगह पर। अच्छा सुनो, इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं इसका, फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट। अगर मैं इन दोनों की जगह पर एक रेजिस्टर लेकर आ जाता हूं, ये इनका कॉम्बिनेशन कैसा है बताइए? आरपी बोला जाएगा इसको, क्या बोला जाएगा? आरपी बोला जाएगा। क्या यहां पर आप मुझे बता सकते हो ये आई किससे मिलेगा? आरपी से, तो वी के बराबर होगा ना डायरेक्ट, तो वी इज इक्वल टू क्या होगा? आई आर पी। तो अगर आरपी को यहां भेजूंगा तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? क्या ये समझ आ रहा है? देखो, वी इज इक्वल टू जैसे यहां पर था ना, वी इज इक्वल टू आई आर वन, वैसे यहां पर इक्विवेलेंट सर्किट के लिए क्या हो जाएगा? वी इज इक्वल टू आई इंटू आरपी। टोटल करंट आई जा रहा है ना यहां पर आरपी से, तो यहां पर आप क्या करोगे? आरपी को यहां भेजोगे, वी अपॉन आरपी हो जाएगा। अच्छा, आई की जगह आप क्या पुट कर सकता हूं मैं? वी अपॉन, अच्छा आप मुझे बताइए राइट साइड में क्या कॉमन है? वी कॉमन है। अगर वी कॉमन चला गया तो यहां क्या बचेगा? 1 ना। एक वी से एक वी क्या हो जाएगा? या 1, तो आपका फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू, क्या आप बता सकते हो अगर 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में होंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, ऐसे ही आर फोर एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो फॉर एन रेजिस्टर्स बात कर लूं, फॉर एन रेजिस्टर्स इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे बच्चों? 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन, 1 अपॉन प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन आर एन। अंडरस्टूड? हो गया इजी है, दोनों सिमिलर है, कुछ डिफरेंसेस है उसको देख लीजिए, इजीली आप कर सकते हो उसको। चलो ये हो गया, ओके।
तो ये 3 मार्क के हमारे 2 सवाल हो गए, ठीक है। और थोड़ा अंदर होके बैठो ना तुम लोग, थोड़ा अंदर जाओ। हेलो हेलो, ठीक। ओके, यहाँ पर कुछ चीजें और थोड़ा सा बता देता हूँ। शॉर्टकट बता रहा हूँ। टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा वाला? टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब अगर आपके पास रेजिस्टर्स ऐसे कनेक्टेड है और मुझे आरपी निकालना है, अब जाहिर सी बात है ना, इसका क्या निकलेगा? आरएस के लिए कोई तो समी करना है, तो वो तो सीधा ऐड करना है। तो इसमें फॉर्मूला कैसा है आपका? 1/RP है ना, इज इक्वल टू। तो अगर आपको मैं नंबर दे दूं इन दोनों का और मैं आरपी निकालने में, तो आपको फिर क्रॉस करना पड़ेगा, ये झंझट करना पड़ेगा। तो इसके लिए शॉर्टकट सुनो। आप पहले एक काम करो, क्रॉस कर दो, उसका क्या हो जाएगा? ये इधर सही है, फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू R2, और ये 1 क्या हो जाएगा? मुझे आरपी चाहिए तो उल्टा कर दूं, इनवर्ट एंडो इन्वर्ट कर देता हूं, तो आरपी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? आरपी अपॉन 1, मतलब आरपी ये ऊपर हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R2 प्लस R1 बोलो या R1 प्लस R2, बात तो सेम है ना। मतलब शॉर्टकट ये बन गया। दो रेजिस्टर के लिए क्या शॉर्टकट बन गया? दोनों को मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड में दोनों को प्लस करने का, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, नंबर अगर एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मान लीजिए 2 है, फॉर एग्जांपल ये 3 है ना। तो दोनों को क्या करना है? ऊपर आरपी इज इक्वल टू का क्या आ जाएगा? 2 3 जा, दोनों मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3, और नीचे 2 प्लस 3 यानी 6/5, जो कि अगेन 5 1 जा 5, 5 2 जा 1.2 आ जाएगा। काटोगे तो नहीं आ रही बात समझ में? शॉर्टकट समझ आ रहा है? ये आरपी का फॉर्मूला क्या है फॉर टू रेजिस्टर्स? दोनों को मल्टीप्लाई, डिवाइड में दोनों को। अच्छा, अभी एक और शॉर्टकट सुनो। अगर मान लीजिए दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो अब इसके बाद केस बात कर रहा हूं मैं। इफ R1 इज इक्वल टू R2, देन मुझे बताओ ये फॉर्मूला कैसे बनना चाहिए? R1 इंटू R2, ये दोनों सेम है, हाँ। तो अगर दोनों सेम है तो दोनों का R मान लो, फिर R1 1 2 क्या करने का? R इंटू R क्या हो जाएगा? R प्लस R क्या हो जाएगा? एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा R/2। इसका मतलब मान लीजिए ये आपका 5 है और ये भी 5 है, दोनों सेम है, तो जो क्या नाम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से आएगा वो क्या होगा? 5/2, मतलब 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यानी आधा हो जाता है। क्या बोला मैंने? अगर पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद कर लो, क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन? 2 के लिए, ये 2 के लिए यहां सिर्फ, 3 के लिए शॉर्टकट मत बनाओ, वो एक्चुअल में लॉन्ग कट बन जाता है। 3 के लिए आप ऐसे ही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना, अगर 3 का आया तो। उसमें क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम बना के उसको सॉल्व कर लेते हैं, वैसे करते हैं उसको, ठीक है। ये 2 वाले में आप याद रखो, दोनों को मल्टीप्लाई, डिवाइड में दोनों को प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई, डिवाइड में दोनों को। अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले रेजिस्टर सेम आते हैं तो R/2 शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप आंसर बताइए, अगर मान लीजिए ये भी 10 है, ये भी 10 है, आंसर क्या आएगा? 5 आ जाएगा। 10 डिवाइड बाय 2, आधा कर देने का, क्या हो जाता है? आधा। अच्छा, एक और अभी लॉजिकली समझाता हूँ चीजें। आप मान लीजिए मैं इसको 10 लेता हूं और इसको ले लेता हूं 10, आंसर क्या आ रहा है? क्या जो आंसर आ रहा है वो इंडिविजुअल रेजिस्टर से कम आ रहा है? देखो, ये 10 है और ये भी 10 है, जो आंसर आ रहा है वो दोनों से भी कम आ रहा है, 5 आ रहा है। कोई और भी नंबर ले लो आप, मान लो जैसे मैंने अभी 2 और 3 लिया था बच्चों, 2 और 3, तो आंसर क्या निकल कर आया था? 1.2। क्या सेम नहीं है ना? तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना, तो आंसर क्या आया था? 2 इंटू 3 6, 2 प्लस 3 5, 6/5
5 1 जा 5, 1 बचा। अच्छा ये जो आंसर आ रहा है इंडिविजुअल दोनों से ही कम रहेगा। देखो 2 से भी कम आ रहा है और 3 से भी कम है। मतलब क्या हो रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम होता है और वो इंडिविजुअल से भी क्या होता है, कम होता है, जो भी आप रजिस्टर चूज करोगे। मान लो आप बोलेंगे सर मैं अगर इसको 1 ले लूं इसको 3 ले लूं, ठीक है, इसको मान लीजिए आप 1 ले लो, आंसर क्या होगा 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 3 यानी 4, तो 3/4। आपको पता है 3/4 क्या होता है 0.75, 1 से भी कम आया 3 से, तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो भी आंसर आता है। नहीं आ रही बात समझ में? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी क्या होता है, कम आता है। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, उधर रखना, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होता है, कम होता है। अच्छा सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड होते हैं ना, तो वो बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 3 4 ऐसे, तो जो इक्विवेलेंट आएगा तो प्लस करोगे ना आप, समझ में आ रहा है? तो वो हमेशा क्या होता है उसमें बढ़ता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। अंडरस्टूड? सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग सर्किट में क्यों करेंगे, जब रेजिस्टेंस बढ़ाना हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों करेंगे, जब रेजिस्टेंस क्या करना हो, घटाना हो। अंडरस्टूड? ये इंपॉर्टेंट चीज है इसका। अच्छा इसको भी नोट कर लिया साइड में कहीं पर आगे। नेक्स्ट अभी न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, बताओ जरा। चलो अभी न्यूमेरिकल करते हैं। चलो ये सवाल देखेंगे। अच्छा यहाँ पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। ये हमारे पास एक सर्किट है, आपको दिखाई दे रहा है बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव। ये दो रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। उसके साथ में ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। अगर मैं आपसे ये कहूं कि R1 और ये R2 दोनों पैरेलल, तो इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा उसको मैं क्या लिखूंगा सिंबॉलिकली, RP। वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा। अच्छा ये RP इसके साथ में डायरेक्टली सीरीज में लगा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बताओ, क्या क्या।
हाँ, आर एस बोल सकते हो या आर टी बोल सकते हो, टोटल रेजिस्टेंस। तो आरपी प्लस आर थ्री, आर एस कहां से आ रहा है, आर एस इज इक्वल टू करके बोलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये और ये दोनों कैसे हैं। तो इसकी जगह पर आप मान लीजिए इसकी जगह पर आपने एक रेजिस्टेंस लेकर आ गए, उसको बोल देंगे आरपी। और आरपी और ये आर थ्री कैसे हैं, सीरीज में। सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस यानी आर एस बोल सकते हो आप, ठीक है, या आप आरती भी बोल सकते हो, टोटल रेजिस्टेंस, जो कि इन दोनों के प्लस के बराबर होगा। पहले ये समझ आया कि नहीं आपको। ये बैटरी का टोटल वोल्टेज आपका V है, जो कि 14 वोल्ट दिया गया है। क्वेश्चन में पूरा डेटा गिवन है, देखो यहां पर। चलो डेटा लिखते हैं। R1 कितना है बच्चों, 3 ओम। R2 कितना है, 6 ओम। R3 5 ओम। और आपका V कितना है, 14 वोल्ट। पूछा क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, क्या पूछा है। तो पहला सवाल ये है, टोटल रेजिस्टेंस। दूसरा क्या है, यानी आई पूछा हुआ है। इतनी कहानी समझ आ गई। अच्छा, सोल्यूशन देखिए इसका। देखो आरटी किसके बराबर होगा, ये आपको समझ में आ गया है। ये टोटल रेजिस्टेंस मतलब आरपी प्लस आर थ्री, सही है। अच्छा, क्या आप बता सकते हो आरपी दो के लिए क्या शॉर्टकट फॉर्मूला था। ये दो है ना, देखो जरा, R1 R2 दोनों को, और प्लस ये R3 हो गया। अब सिर्फ वैल्यू रखना है और आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में। होले इधर लिखा है ना, R1 इंटू R2। R1 कितना है बताओ, 3। 2 कितना है, 6। और ये 3 प्लस क्या हो जाएगा, तो क्या, अरे मेरे भाई R1 प्लस R2 और R2 प्लस R1 सेम होती है, बीच में प्लस है ना। ये R3 कितना है, 18 हो जाएगा। और ये 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा ना। 5 प्लस 2, ये आपकी आरती आ गई। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, करंट। पूरे सर्किट में टोटल वोल्टेज आपका कितना है बताओ, 14 वोल्ट है। करंट आपको पता करना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आई इज इक्वल टू क्या, आपको V अपॉन R फॉर्मूला पता है। तो टोटल करंट है तो ऊपर टोटल वोल्टेज और नीचे टोटल रेजिस्टेंस आएगा, समझ गए बात को। टोटल करंट के लिए टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल, टोटल वोल्टेज है 14, रेजिस्टेंस निकाला टोटल 7, 7 2 जा 14, तो ये हो गया 2 एम्पियर। करंट का यूनिट जरूर लिखेंगे बच्चों, रेजिस्टेंस का यूनिट साथ में लिखना जरूरी है। करंट का यूनिट क्या रिकॉर्ड हुआ है, 1 घंटे के इसमें वॉइस नहीं है, वो मैंने आके चेक किया तो पता चला। चलो डन, जल्दी करेंगे। न्यूमेरिकल देखो, आसान होता है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, कुछ भी नहीं है इसमें। थोड़ा ध्यान दोगे आ जाएगा। नेक्स्ट करना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी।
एक ना मेकअप बॉक्स रखा कर तू। वो ही बोल रहा है ना। कहाँ बैठा है तू मालूम है? फर्स्ट बेंच किधर? ए बस आवाज नहीं, आवाज नहीं। अगला टॉपिक है बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या बोल सकते हो आप रेजिस्टिविटी। ये दोनों इधर आओ। क्या बॉडी बिल्डर कितने बजे आ रहा है? लेट कैसे हो गया? इधर आइए। कितना बज रहा है? हाँ, जिम करने टाइम मिलता है तेरे को? हाँ, जल्दी आने का भी ये लेट नहीं है, बहुत लेट है। हाँ, जल्दी आएगा। इधर आ रहे। तेरा हमेशा का ही है। हाँ, कितना सोता है? कितना कितना सोता है? कितना सोता है? ए फर्स्ट बेंच पे आ। उधर चार से ज्यादा नहीं बैठेंगे, इधर आए। फर्स्ट बेंच पे। अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। अरे अंदर जा। बैग अंदर डालो, बैग अंदर डालो। उधर डालो ना, आगे बैग रखो ना उधर। चलो आगे बढ़े। हो गया ये? इससे क्या कर रहा है तू? ठीक है, ये हो गया हमारा। अगला टॉपिक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसका दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी। क्या नाम है? रेजिस्टिविटी। इसका सिंबल हम लोग बच्चों रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसका आंसर कैसे लिखोगे? सुनो, मैं टिक मार्क दे रहा हूं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। हाँ, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इतना लिखने के बाद ये नहीं लिखना है। ओके, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज। जितना आंसर बता रहा हूं उतना ही लिखना। हाँ, ध्यान रखो, हम लोग इसका पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, स्टेट एंड डिराइव फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। समझ आ रहा है? तो स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा आपको, रेजिस्टिविटी क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला निकालने के लिए आप लिखें एट पर्टिकुलर टेम्परेचर रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यानी आपके पास एक कोई तार है जिसका एरिया ये जो है ना, ये पूरा यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है। ऐसा नहीं है कहीं मोटा ज्यादा पतला, ऐसा नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसके बाद आप ये रिलेशन लिख दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उसके बाद ये वाला रिलेशन लिखो। देखो मैंने जो कट करवाया हो ना, वो ये वाले पैराग्राफ में, ध्यान रखो। यहां से आपको लिखना है ये मेरा आप फर्स्ट पॉइंट दे सकते हो उसको। ठीक है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों में एक फॉर्मूला आएगा। क्या ये आर रेजिस्टेंस है, एल लेंथ है, उधर लिखा है ना लेंथ एल, ये बीच में प्रोपोर्शनल, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, डायरेक्ट आ गया, और यहां पर अपॉन में है ना। अच्छा, ये इधर पे ना बच्चों गलत है ये। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो यहां पर 1/a आना चाहिए। फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फिर L/a आएगा। बुक बता। ठीक है,
हाँ, फ्रॉम 1 and 2 करके फिर एल अपॉन ए, ये वाला मिस्टेक है, हाँ इसको सही करेंगे, 1 अपॉन ए, ठीक है। हाँ, इसके बाद वाले स्टेप में एल बाय ए होगा। अच्छा, पॉइंट नंबर रोमन में जो 1 लिखा हुआ है ना, इसको आप सेकंड पॉइंट, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and, आप मुझे बताओ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिखना है। हाँ, ये वाला स्टेप आपको ये 1 अपॉन कर देना है। ये वाले स्टेप में अभी होगा, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, लेफ्ट साइड सेम है ना, तो आर प्रोपोर्शनल, यहां पर एक और स्टेप लिखेंगे आप, आर प्रोपोर्शनल, क्या लिखोगे, आर ऊपर क्या होगा एल और नीचे क्या होगा, अब यहां पर आपको एल अपॉन ए लिखना चाहिए। आई होप समझ में आ गया, मिस्टेक समझ में आ गया, टेक्स्ट बुक में क्या मिस्टेक है। हाँ वो सही है ना, अभी बताता हूं ना कैसे आ रहा है। इन दोनों को कंबाइन कर दिया, अब मैं बताऊंगा कि क्यों डायरेक्ट है और क्यों इनवर्स है, ये भी बात करेंगे अपन। फिलहाल मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा कि क्यों डायरेक्टली है और क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर इज प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है बच्चों, इक्वल आता है और एक कांस्टेंट आता है। तो ये जब हटेगा तो इक्वल आया और कांस्टेंट कौन आया, रो, तो आर का फॉर्मूला आया, ठीक है, रो ले बाय ए, रो एल बाय ए, आर का फॉर्मूला निकल कर, मुझे तो रो का फॉर्मूला निकालना था, अब पहले रो आ तो गया है, अब रीअरेंज ही करना है। क्या करना है, ये ए उधर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, ओके। समझ गए, इसके बाद ये वाले स्टेप के बाद ये वाला, ए को वहां भेजेंगे ऊपर चला जाएगा, एल को नीचे भेजेंगे, अरे भाई ए रो का फॉर्मूला क्या बन गया, ठीक है। जब आप बहुत शिद्दत से रोते हो ना तो मुंह से राल भी गिरती, तो रोगे तो राल नीचे गिरती है ना, तो आर ए बाय एल, रो इज इक्वल टू क्या बोलोगे, राल, लेकिन राल नीचे गिरती तो एल नीचे कर देने का, बराबर है, आर ए बाय एल। रो का फॉर्मूला बोलो सभी बच्चे, आर ए बाय, लेकिन एल नीचे, आर ए इंटू एल मत लिख देना, आर ए बाय एल। अब इंपॉर्टेंट बात, फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पर आते हैं। हमने डायरेक्टली बोला एट पर्टिकुलर टेम्परेचर रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ या लेंथ ऑफ द वायर स्मॉल एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। और फिर बाद में फॉर्मूला बना दिया, दो इक्वेशन बनी, दोनों को कंबाइन करा और रो का फॉर्मूला आर ए बाय एल आ चुका है। लेकिन जो रिलेशन हमने बताया वो आपको समझ कैसे आया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया कैसे है, तो आओ बात करते हैं। ये देखो मेरे पास ये एक तार है, इसका ये एरिया क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन कौन सा एरिया होता है, ठीक है, ये वाला जो एरिया होता है दिस इज कॉल्ड एज, ऐसे कट करोगे ना आप, जो एरिया दिखाई देगा वो कौन सा एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ये इसका क्या हो गया, लेंथ हो गया। अच्छा अभी सुनो, रेजिस्टेंस यानी रुकावट, रेजिस्टेंस यानी क्या होती है, रुकावट होती है किसके फ्लो में, इलेक्ट्रॉन के, और इलेक्ट्रॉन मतलब करंट, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनता है। अभी मान लीजिए आप एक बाइक चलाते जा रहे हैं, आपको वैसे भी आप अंडर 18 है तो अभी आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, ओके, हाँ चला सकते हैं, लेकिन पुलिस वाला पकड़ेगा तो फाइन मारेगा। आप सुनो, सुनना चाय वाले सुन, हेलमेट भी नहीं लगाया आपने तब तो देख के पकड़ लेगा ऐसे ही, मालूम है बिना मुच्छी वाला आदमी है, ठीक है, अंडर 18 रहेगा, पहले से पता चल जाए। खैर, तो आपके लिए ना ट्रैफिक हवलदार एक रेजिस्टेंस है, क्या है,
और आप जो है ना, मान लीजिए आप अपने आप को मान लीजिए करंट ड्रॉप, और आप रोड पे दौड़ रहे हो, ये जो वायर है वो हमारे लिए रोड है। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा, ओके, कंपैरिजन समझ लो। तो अगर मैं आपको सिर्फ क्या नाम है, मान लो बैराम बाग से सिर्फ गोरेगांव जाने के लिए बोलता हूँ, ठीक है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने बोलता हूँ, तो चांसेस है कि आपको 2 हवलदार मिल जाए, एक इधर पे मिल जाएगा, बराबर है, एक हो सकता है ब्रिज के पास, मेगा मॉल के पास मिल जाएगा। हाँ, और अभी सुनो, मैं रोड का लेंथ बढ़ा दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं अब यहां से आपको जोगेश्वरी से बोरीवली तक जाना है, तो और ज्यादा हवलदार मिलेंगे, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कुछ कहानी समझ में आई? तो जितना लेंथ बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन आया है। ट्रैफिक हवलदार एनालॉजी समझ आया? नहीं आया? अच्छा, अभी इनवर्स रिलेशन बात करते हैं, ये वाला एरिया के साथ में। अच्छा सुनो, ए इधर सुनो, अभी रोड यहां पर चौड़ा कर दूंगा मैं, एरिया बढ़ा दूंगा, मतलब ऐसे चौड़ा कर दूंगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहां पर अपने को एक हवलदार मिलता है इधर पे, अभी जो रोड जा रहा है ये वाला, है ना। मान लीजिए अभी ये सब टूटने वाला, आपको मालूम है, रोड चौड़ा होएगा, है ना। अभी एक हवलदार खड़ा है अभी ये पतले रोड पर, तो आपको इजीली पकड़ लेगा वो, एरिया कम है, समझ आ रहा है, इजीली पकड़ लेगा। और अगर मैं इसको चौड़ा कर दूं तो आप क्या करोगे, उसको ऐसे ऐसे जाओगे तो सही, लेकिन ऐसे भाग जाओगे। तो क्या हुआ सुनो, अगर चौड़ा हो गया रोड, एरिया बढ़ गया, बेसिकली यहां पर पूरा अपन एरिया ऐसे बात कर रहे हैं, मैं रोड का ऐसे बात कर रहा हूँ, चौड़ाई से बात कर रहा हूँ। तो अगर ये बढ़ा दोगे आप, एरिया बढ़ जाएगा अगर, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम ना, उसकी रोकने की एबिलिटी क्या हो जाएगी। अभी एक गली है, पतली सी गली, उधर हवलदार खड़ा है, अब वो पकड़ने का चांस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। तो वो भी बहुत शाना है, टेंशन मत ले। अगर बड़ा चौड़ा रोड है तो रोकने की एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन इनवर्स हो गया। तो अगर कोई तार है आपके पास, याद रखिए, इसका लेंथ बढ़ा देता हूं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अच्छा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर ये मोटा कर दिया, तार को मोटा कर दिया, तो एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कुछ कहानी समझ में आ गई? ये कौन सा एनालॉजी है, ट्रैफिक हवलदार एनालॉजी। हाँ, इससे मैंने कंपेयर करके आपको बताया। अभी हम लोग पूरा इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर कहानी नहीं गए, मैंने आपको एक कंपैरिजन बता दिया। ओके, ए तो रिलेशन आपको समझ में आ गया, लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो उसी को लेकर हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब फाइनली हमारे पास फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। क्या फॉर्मूला है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, रिपीट करेंगे सभी बच्चे, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। अब मैं यूनिट पे बात करूंगा, आर का, आर यानी रेजिस्टेंस होता है, इसका यूनिट आपको मालूम है, ओम शांति ओम, ओम। अच्छा, एरिया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, अगर ऐसा यूनिट पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ का यूनिट मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर क्या हुआ, बचा क्या बच्चों, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी का जो यूनिट आएगा वो आएगा ओम मीटर। क्लियर है बात सभी बच्चों को? रेजिस्टिविटी का क्या यूनिट होगा, ओम मीटर। अंडरस्टूड? तो हमने क्या क्या किया, फॉर्मूला डेरिवेशन डिराइव किया, उसके बाद इसका यूनिट किया, अब हम लोग इसका डेफिनेशन भी करने जा रहे हैं। अभी चले जाना, रुक जा, ये इसको ऐसे लिख के रखो आप लोग, हाँ कैसा यूनिट निकाला मैंने, पेंसिल से लिख के रखो, तो आपको कैसा है ना, या रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करके आपको यूनिट रख के सॉल्व कर देना है। क्या यूनिट आ जाता है भाई, ओम मीटर। क्या आ जाता है, ओम मीटर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहा हूं, डेफिनेशन। क्या बात कर रहा हूं, अच्छा इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट। देखो मैं आपको बताता हूं रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं।
ए सुनो बच्चों, जब हम लोग इस तार का जो लेंथ है ना, ये कितना लेंथ लूंगा मैं, 1 मीटर, कितना, और जब एरिया कर दूंगा 1 मीटर स्क्वायर, क्या कर दूंगा, तो यहां पर पुट करो, आंसर क्या आएगा, रो किसके बराबर आ गया, तो रो कौन है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, रो कौन है, लेकिन कब, जब उसका लेंथ हो 1 मीटर और एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, लेकिन दोनों भी कितना, यूनिट यूनिट हो, वन यानी क्या होता है, यूनिट, नहीं आ रही बात समझ में, तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी, इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सुनो बात को, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी इज द, जिसका लेंथ कितना हो यूनिट, एरिया कितना हो यूनिट, आई बात समझ में, अरे बोलो, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ही होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन है, लेंथ कितना होना चाहिए, एरिया कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट होना चाहिए, यूनिट यूनिट, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नहीं समझे, यूनिट यूनिट बोल रहा हूं ना, मतलब एक एक आ गया, तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो अभी डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पर, नहीं नहीं जरूरी नहीं, पर मतलब एक यूनिट, पर यूनिट यानी एक यूनिट का, समझ आ रहा है, जरूरी नहीं है, या इसका ना दूसरा जो डेफिनेशन जो पुरानी टेक्स्ट बुक में था वैसे भी लिख सकते हो, उसको मैं लिखा देता हूं, चलो ये वाला डेफिनेशन ज्यादा बेटर है, जो टेक्स्ट बुक में अभी गिवन है वो वाले से, रेजिस्टिविटी रो, ठीक है, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, अच्छा समटाइम सिर्फ आपको डेफिनेशन एसआई यूनिट और फॉर्मूला पूछ लेता है, तो जितना सवाल पूछेगा उतना ही आपको आंसर करना है, डिराइव करने बोलेगा तो पूरा डिराइव करने का, अभी टेक्स्ट बुक में भी देख लो क्या डेफिनेशन गिवन है, पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया बोल रहा है, देखो तो मतलब समझो वहां पर, मतलब लेंथ कितना होगा यूनिट और एरिया कितना होगा यूनिट हो, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, कंडीशन लेकिन क्या है, वायर का लेंथ कितना होना चाहिए 1 मीटर होना चाहिए और एरिया कितना होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर, तभी उसका रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी होगा, खत्म हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी का एक दूसरा होता है, जैसे ये आपको याद है रेजिस्टेंस का उल्टा क्या था, कंडक्टेंस, क्या था, वैसे ही रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होना चाहिए, बराबर, वेरी गुड, तो एक दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्टिविटी, इसका सिंबल हम लोग देंगे सीमा, सिग्मा, सिग्मा, क्या है ये, सिग्मा, याद रखिए कौन है ये, कंडक्टिविटी का सिंबल है, और आपको याद है अगर कंडक्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था, कंडक्टिविटी कौन होगा, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा, तो आप क्या बोलोगे, रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड
समझ आ रहा है? आपको राइट साइड में दिख जाएगा ये टेक्स्ट बुक में। कंडक्टिविटी फॉर्मूला क्या होगा बताएं? 1/ρ 1/, अच्छा यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट इसका क्या था? ओम मीटर। इसका क्या होना चाहिए? समझ रहे हैं? इसका एसआई यूनिट क्या था? ओम मीटर, सही है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? ओम मीटर का उल्टा, है ना? अभी रुक जा आ रहे हैं उस पर। अच्छा और क्या लिख सकता हूं मैं पता है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऐसे लिख सकता हूं। आपको अगर याद होगा कंडक्टेंस का यूनिट ओम इनवर्स आ रहा था ना, और उसकी जगह हम लोग साइमन भी लिख सकते थे। तो ये ओम इनवर्स की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? साइमन मीटर इनवर्स। तो ये मीटर के ऊपर इनवर्स है, साइमन पे नहीं है। स्पेस देके लिखना है, चिपका के मत लिखना, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम लोग चिपका के लिखते हैं इसका मतलब कि दोनों के ऊपर फिर इनवर्स हो जाएगा। अंडरस्टूड? ध्यान रखिए इसको। इधर इसलिए मैंने ब्रैकेट डाला है ताकि स्पेस का झंझट ही ना हो। ब्रैकेट के ऊपर इनवर्स लिखा मतलब दोनों के ऊपर है, फिर इसके ऊपर और उसके ऊपर दोनों के ऊपर डाल दिया, और इसके ऊपर ओम इनवर्स की जगह क्या लिख दिया? साइमन, और बीच में स्पेस है, या तो आप हाइफन डाल दो, हाइफन डालो तो झंझट नहीं रहेगी, तो समझ आ जाएगा कि भाई साइमन अलग है और मीटर इनवर्स अलग है। अंडरस्टूड? ठीक है, अभी क्या बचा है आपका? न्यूमेरिकल करते हैं। खत्म, 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा।